न्यूटन के 3 बेसिक लॉ से किया जाता है ना? न्यूटन का 3 लॉ है, तीनों लॉ का अलग नाम है ना? तो उसी को बोलते हैं एनएलएम। तो न्यूटन्स लॉज़, the complete cause of dynamics can be studied using 3 basic laws given by Newton, and that is why we call them Newton's law. शॉर्टकट में हम बोलेंगे इसको बार-बार एनएलएम। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया क्या? यस सर। एनएलएम बोलेंगे। अब देखिए एनएलएम तीनों पहले लॉज़ देख लेंगे, उसके बाद प्रॉब्लम कैसे पूछे जाते हैं वो ज़्यादा ज़रूरी है। आप लोग बहुत सारे बच्चों को आप में से न्यूटन्स लॉ आता होगा स्टेटमेंट, लेकिन न्यूटन्स पे जो क्वेश्चन्स आते हैं, उसमें बच्चे ज़्यादा फँसते हैं। तो बेसिक चीज़ें वही है, हमें प्रॉब्लम सीखना है। पहले मैं थोड़ा-सा सर्वे एक बार क्विकली सारी चीज़ें बता दूँ, उसके बाद हम लोग प्रॉब्लम पे आते हैं, ठीक है? तो पहला है फर्स्ट लॉ। फर्स्ट लॉ फर्स्ट लॉ का नाम है, कोई बताएगा फर्स्ट लॉ का क्या नाम है? लॉ को क्या बोलते हैं? लॉ ऑफ इनर्शिया। Law of inertia. लॉ ऑफ Law of इनर्शिया। वेरी गुड, वेरी गुड। लॉ ऑफ इनर्शिया। तो स्टेटमेंट कोई बताएगा क्या? कोई बोले जल्दी से। बोलो भाई। sir, 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 a body always resists a change in its state of motion or rest until and unless force external or embedded force. सही है। एग्जैक्टली स्पीकिंग ये एक इनर्शियल फ्रेम का डेफिनेशन देता है। फर्स्ट लॉ जो है इनर्शियल फ्रेम का डेफिनेशन देता है, ठीक है? और अब इनर्शियल फ्रेम है क्या? थोड़ा ध्यान से देखना। इनर्शियल फ्रेम है जैसे मान लो, अच्छा तुम लोग कभी सुने हो इनर्शियल फ्रेम के बारे में? कोई मुझे बताए, कोई बच्चा पहले मुझे बताए इनर्शियल फ्रेम क्या होता है? कभी कोई सुना है? कोई जानता? Sir, बताइए। inertia, inertia. नहीं, ऐसे ही वजह इनर्शिया तो एक चीज है ना, इनर्शिया किसी का क्वालिटी है। चलिए इस बच्चे ने बोला व्हाट इज योर नेम बेटा? व्हाट इज योर नेम? एएस आयुष्मान। आयुष्मान ने अच्छा सवाल जवाब दिया, लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है मैं बताता हूँ। आयुष्मान ने बोला कि एक ऐसा फ्रेम जिसका एक्सेलरेशन 0 हो। ये ना बोले आयुष्मान? मतलब 0 एक्सेलरेशन वाला फ्रेम को मैं बोलूँगा इनर्शियल फ्रेम। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम है। आपको कैसे पता फ्रेम का एक्सेलरेशन 0 है? आप बोल रहे हो कि अगर एक फ्रेम है, उसका एक्सेलरेशन 0 है, तो कैसे पता उस एक्सेलरेशन 0 है? आप अपने फ्रेम में बोल रहे हो ना? बोलो। वो अपने फ्रेम में बोल रहे हो ना कि उसका एक्सेलरेशन 0 है। तो पहले तो डिफाइन करना पड़ेगा तुम्हारा एक्सेलरेशन 0 है कि नहीं है? जो बोल रहा है कि भाई फलाने फलाने का एक्सेलरेशन 0 है ना? ये उस फ्रेम का एक्सेलरेशन वो 0 एक्सेलरेशन से जा रहा है। तो क्या वो हो सकता हो जैसे मान लो कि अर्थ के फ्रेम में बात कर ले रहा हूँ, तो अर्थ के फ्रेम में कोई बोलेगा कि अगर कोई ऑब्जर्वर अर्थ के सरफेस पे खड़ा है, चलिए सर ये इनर्शियल है। तो क्या ज़रूरी है इसका इसका एक्सेलरेशन 0 है? अगर मैं अर्थ को देखूँगा, तो अर्थ अपने एक्सिस के अराउंड घूम रही है, तो ये सर्कुलर मोशन कर रहा है, ऐसे-ऐसे। अपने एक्सिस के अबाउट घूम रही है, तो खुद भी सर्कुलर मोशन कर रहा है ना? सर्कुलर मोशन कर रहा है, तो उसका एक्सेलरेशन 0 कैसे हो सकता है? सर्कुलर मोशन कर रहा है, तो एक्सेलरेशन 0 कैसे हो सकता है? उसका एक्सेलरेशन होगा v²/r ना? मान लो v स्पीड है और r रेडियस के सर्कल में घूम रहा है, तो इसका एक्सेलरेशन कितना है? स्पीड अगर कांस्टेंट भी है, तब भी इसका एक्सेलरेशन है। कितना एक्सेलरेशन है? v²/r ये रहा इसका एक्सेलरेशन का वैल्यू। इसको हम बोलते हैं सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन, क्योंकि स्पीड कांस्टेंट है, तभी डायरेक्शन तो चेंज कर रहा है ना? यस सर। तो फिर कोई बोलेगा कि अगर मैं अर्थ को बाहर छोड़ दूँ, अर्थ के बाहर से देखूँगा उसको, तो वो तो पूरा अर्थ तो सन के अराउंड घूम रही है। अब ले लो, ये पूरा अर्थ घूम रही है सन के अराउंड ऐसे-ऐसे, ये सन, है ना? फिर कोई बोलेगा नहीं सन के फ्रेम में अगर किसी बॉडी का एक्सेलरेशन 0 होगा, तो तब 0 बोलूँगा। पता नहीं ऐसे ज़रूरी है? क्या पता सन को अगर मैं छोड़ दूँ, अपना गैलेक्सी छोड़ दूँ, तो बहुत सारे ऐसे गैलेक्सीज़ हैं, सब ऐसे पूरा घूम रहे हैं। पूरी गैलेक्सी है, हमारी हमारी गैलेक्सी का नाम क्या है? मिल्की वे।
जिस गैलेक्सी में हम हैं। हमारा सोलर सिस्टम में बहुत सारे ऐसे सिस्टम है, गैलेक्सी है, गैलेक्सी फिर बहुत सारे ऐसे गैलेक्सीज मिलके फिर यूनिवर्स आएगा, है ना? तो सब एक वो फ्रेम छोड़ के लगेगा हाँ, वो एक्सेलरेट कर रहा है। तो ये वाला चीज़ कैसे पकड़ाएगा भैया ज़ीरो एक्सेलरेशन? कैसे पकड़ेंगे उस बॉडी का ज़ीरो एक्सेलरेशन है? मेरा प्रॉब्लम समझ में आ रहा है ना कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? सब बच्चों बोलो भाई, ये जो मैं बोल रहा हूँ वो समझ में आ रहा है कि ना? हमें ये पकड़ना बड़ा Yes, मुश्किल sir. है कि किसी बॉडी का एक्सेलरेशन 0 है कि नहीं है। चलो मानते हैं ये बात सही है कि भाई 0 एक्सेलरेशन वाले फ्रेम को मैं इनर्शियल बोलूँगा। लेकिन उसको मैं पकड़ूँगा कैसे कि वो 0 एक्सेलरेशन है कि नहीं है? प्रॉब्लम तो वहाँ पर है। तो इसको पकड़ने का कोई तरीका बताओ? कोई अपना आइडिया बताओ या फिर कोई जानता हो तो वो बताओ। कि भाई ये तरीके से मैं पकड़ लूँगा कि इस फ्रेम का एक्सेलरेशन 0 है। अगर ऐसा होगा तो मैं पकड़ लूँगा। बताओ? कोई फिर बताए वो भाई? रेस्ट पे हो या वेलोसिटी कांस्टेंट। रेस्ट में हो या वेलोसिटी कांस्टेंट हो, दिक्कत वो वेलोसिटी नहीं है। कांस्टेंट। अरे भाई ये तो एब्सोल्यूट कॉन्सेप्ट ही नहीं है ना। आप बोल रहे हो कि वो रेस्ट में हो या वेलोसिटी कांस्टेंट हो, वो तो खुद ही एक्सेलरेट है ना। मतलब मान लो कि अर्थ के सरफेस पे कोई चल रहा है, उस फ्रेम के बाहर देखूंगा पता चला पूरा फ्रेम ही जिस फ्रेम में आप उसको बोल रहे थे, वो फ्रेम खुद ही एक्सेलरेट कर रहा था। तो तब तो उसका आइसोलेशन आ जाएगा ना। मैं बस में बैठ के बोलूंगा मेरे सामने वाला पैसेंजर तो रेस्ट में है। ये तो इनर्शियल है, तो रेस्ट में है। मेरे सामने वाला बैठा हुआ आदमी, मैं बस के अंदर बैठा हूँ और बस एक्सेलरेट कर रही है। मैं बोलूँगा अरे ये तो इनर्शियल है। कहाँ इनर्शियल है? बस छोड़ूँगा तो आदमी एक्सेलरेट कर रहा है। अब मान लो बस मान लो कांस्टेंट वेलोसिटी चल रही है ग्राउंड के रिस्पेक्ट में। ग्राउंड छोड़ा, अर्थ छोड़ा, अर्थ के बाहर से देखा तो अर्थ पूरा रोटेट कर रही है, तो सर्कल में बस भी तो एक्सेलरेट कर रहा है। तो ये चीज़ पकड़ पाना ही बड़ा मुश्किल है। कोई बॉडी रेस्ट में एब्सोल्यूट रेस्ट तो एक रिलेटिव कांसेप्ट है। मतलब रेस्ट एक रिलेटिव कांसेप्ट है ना, एब्सोल्यूट कांसेप्ट ही नहीं है। रेस्ट का कांसेप्ट और मोशन का कांसेप्ट तो एक एक एब्सोल्यूट कांसेप्ट नहीं है ना? जैसे बोलूँगा जैसे जैसे मास का कांसेप्ट एब्सोल्यूट कांसेप्ट है। मास का कांसेप्ट एब्सोल्यूट है। एक बॉडी जिसका 2 किलो होगा, 4 किलो होगा, 8 किलो होगा, वो किसी और फ्रेम से देखोगे 4-5 किलो नहीं दिख जाएगा, है कि नहीं? हाँ, अनलेस यू गो टू रिलेटिविटी। रिलेटिविटी में जाओगे मतलब बहुत हाई स्पीड से बॉडी मूव करने लगेगा, यानी नियरली स्पीड ऑफ लाइट, तो उसका मास एप्रिशिएबली चेंज हो जाता है। ये मास इंक्रीजिंग का फार्मूला। ये रेस्ट मास अगर ये है, तो वी वेलोसिटी में ये वाला मास होता है। अगर बॉडी का रेस्ट मास ये है और वी वेलोसिटी से जा रही है, तो ये मास हो जाता है। अब अगर अगर वेलोसिटी वी का स्पीड ऑफ लाइट से बहुत कम है, टी से, तो ये जो टर्म है नेगलेक्ट हो जाता है। वी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर जो होता है, वो नेगलेक्ट हो जाता है। तो ये 1 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा इसका वैल्यू? एम नॉट। आया समझ में कि नहीं? Yes, sir. Yes, sir. हुँ। तो अब बताओ और कोई तरीका बताओ भाई? अच्छा, अच्छा, अच्छा। सर आप ही बता दीजिए। ठीक है, मैं क्लास क्लास ले लेता हूँ, ठीक है?
हाँ। तो चलिए हम बताते हैं तरीका, ठीक है? प्रॉब्लम समझ में आया कि नहीं? भाई जब तक प्रॉब्लम Yes, समझ sir. में नहीं आएगा तब तक मैं सॉल्यूशन दूंगा, उस समझ ही नहीं पाओगे, क्योंकि ये बहुत अच्छी चीज है जो किताबों में नहीं मिलेगी। जो लाइन मैं बोल रहा हूँ ना, ये लाइन किताबों में नहीं मिलेगी। बहुत इंटरनेशनल राइटर की बुक पढ़ोगे ना, उसी में समझ में आएगा, उसी में सब बातें लिखते हैं सब बुक। इवन एस सी वर्मा में इस तरह सर का अपना डाउट एक बार और तो बोल बोल के दीजिए, निकल गया। डिस्कनेक्ट हुआ था। क्या? तो जो क्वेश्चन पूछे एक बार और बोल दीजिए, फिर नेट चला गया। क्वेश्चन यही है कि इनर्शियल कॉन्सेप्ट, इनर्शियल फ्रेम क्या है? बेसिक क्वेश्चन यही था। बेसिक क्वेश्चन यही था कि इनर्शियल फ्रेम क्या है। तो आयुष्मान ने जवाब दिया, सर जीरो एक्सेलरेशन वाले फ्रेम को मैं इनर्शियल फ्रेम बोलूंगा। तो मेरा सवाल है, चलिए मैं आपकी बात मान लेता हूं, लेकिन मैं जीरो एक्सेलरेशन को पकड़ूंगा कैसे? जीरो एक्सेलरेशन वाले फ्रेम को मैं पकड़ूंगा कैसे? कैसे मैं बोलूंगा कि वो जीरो एक्सेलरेशन है? मैं किसी के बारे में बोलता हूं कि इस फ्रेम का इस फ्रेम का एक्सेलरेशन जीरो है, पहले तो मुझे अपना वाला डिफाइन करना पड़ेगा ना, कि मेरा जीरो है कि नहीं है। कि एक्सेलरेशन तो एक रिलेटिव चीज है ना। तो एब्सोल्यूट एक्सेलरेशन जीरो कैसे पकड़ाएगा? जैसे एब्सोल्यूट जीरो मास पकड़ा जाएगा, बॉडी ऑफ जीरो मास एग्जिस्ट, नो एग्जिस्ट, एग्जिस्ट ही नहीं होगी। वैक्यूम का मास जीरो है, समझ में आया कि नहीं? वैक्यूम का मास जीरो है, समझ में आ रहा है? लेकिन वैक्यूम का वेलोसिटी जीरो है, ये समझ में नहीं आ रहा है। या किसी बॉडी का वेलोसिटी जीरो है, वो समझ में नहीं आ रहा है। वो तो एक रिलेटिव कॉन्सेप्ट है ना। अभी समझ में आया कि अभी भी नहीं आया? Sir, आया. सर आ गया। तो अब इसका तरीका क्या है? इसी को पकड़ने का तरीका न्यूटन ने दिया था अपने फर्स्ट लॉ में, जो किताबों में लिखा हुआ नहीं मिलेगा आपको। क्या बोला था कि अगर हम एक बॉडी पकड़े, यहाँ पे ये एक आइडियल कॉन्सेप्ट है, मतलब ये प्रैक्टिकली ये सब हो पाना थोड़ा इम्पॉसिबल है, ठीक है ना? अगर हम एक ऐसा बॉडी पकड़े जो किसी भी चीज से इंटरेक्ट नहीं हो रहा है, समझना एकदम ध्यान से। अगर हम एक ऐसा बॉडी पकड़ लें जो किसी भी चीज से इंटरेक्ट नहीं हो रहा है, मतलब किसी चीज से इंटरेक्ट नहीं होने का हो रहा है, मतलब क्या हुआ? इस पे ना तो कोई फोर्स नहीं लगा रहा है, ना तो ग्रेविटी कोई खींच फोर्स रही है नहीं इसको, लग रहा है. ना तो कोई फोर्स नहीं लगा रहा है, एकदम आइसोलेटेड है। ना कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहा है, ना कोई मैग्नेटिक फोर्स लग रहा है, ना तो कोई फ्रिक्शन लग रहा है, ना कोई टेंशन है, ना कोई चीज नहीं लग रहा है इसके साथ। समझना, ये बात समझ में आया कि नहीं? इतना बात। अगर ऐसा होने के बाद इसका मेरे मेरे फ्रेम से देखने से, है ना, मैं देख रहा हूं, दो चीज देख रहा हूं इस बॉडी के साथ। पहला, कि इस बॉडी पे कोई फोर्स नहीं लग रहा है। नेट फोर्स जीरो नहीं, बात नहीं कर रहा हूं, नेट फोर्स जीरो का बात नहीं कर रहा हूं मैं। या फिर इस पे कोई इंटरेक्शन नहीं है। दूसरा, ऐसा होने के साथ साथ अगर मैं इसका एक्सेलरेशन जीरो देख रहा हूं, तब मैं बोलूंगा कि हाँ, मेरा एक्सेलरेशन, मेरा जो फ्रेम है वो वो वही इनर्शियल है। कोई फोर्स नहीं लग रहा है कि बाद इसका एक्सेलरेशन जीरो है, मतलब ये रेस्ट है, तब मैं बोलूंगा कि हाँ, मेरा फ्रेम इनर्शियल है। आप सोचो सही है कि नहीं? ये तरीका फर्स्ट क्लास है कि नहीं? ये प्रैक्टिकली हो पाना थोड़ा मुश्किल है कि ऐसे कोई बॉडी नेचर में नहीं है जो किसी भी चीज से इंटरेक्ट नहीं कर रही है। ग्रेविटी है, आसपास के जो फोर्सेस है, दो बॉडी के बीच का फोर्स भी होता है ना, gm1/r²। आसपास की जो बॉडीज हैं, फोर्स लगा रहा है यार, ग्रेविटेशन में पढ़ोगे ये फोर्स का फॉर्मूला, Yes, sir. ये फोर्स का फॉर्मूला। वो चार्ज है उसके ऊपर तो इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहा होगा, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज है, सब बहुत कॉम्प्लिकेट टाइप में इंटरेक्शन होता है हमारे आसपास की चीजों का, उसके आसपास की चीजों से, किसी भी बॉडी का बहुत कॉम्प्लिकेट इंटरेक्शन है। उसको इतना इजिली बोल पाना बहुत मुश्किल है। सर हाँ, सर एक डाउट है सर, आप बोले सभी फोर्सेस नहीं लगेंगे, तो सर वो जो जिस फोर्स से मूव करना शुरू हुआ है उसको तो वो काउंट हो लेंगे ना? कौन जिस फोर्स से मूव होना शुरू हुआ है? सर जैसे कोई बॉडी है जो किसी एक फोर्स से मूव होना शुरू हुआ है, तब उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाएंगे ना? अगर सर सब जीरो ले लेंगे तो वो रुक जाएगा ना? नहीं, मैं बोल रहा हूँ कि जरूरी नहीं है।
सब जीरो कर देंगे मतलब तो जितने सर- फोर्स लगा थे सबको हटा दो। यस सर। हाँ तो अब फोर्स हटा दोगे उसको तो उसका वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाएगा। मैं यस ये कह रहा हूँ कि एक ऐसी बॉडी को इमेजिन करिए जो किसी भी आसपास की बॉडी से या किसी भी चीज से इंटरेक्ट नहीं कर रही है। अगर ऐसा करने के बाद इसका एक्सेलरेशन जीरो है तब मैं बोलूंगा कि हाँ मेरा एक्सेलरेशन, हाँ मेरा फ्रेम इनर्शियल है, यानी कि मैं एक जीरो एक्सेलरेशन वाले फ्रेम में पकड़ बैठा हूं क्योंकि मैं इस बॉडी को यूज करके अपना फ्रेम के बारे में कमेंट कर पा रहा हूं। अब समझ में आया कि Yes, जीरो एक्सेलरेशन एब्सोल्यूट एक्सेलरेशन से पकड़ा जाएगा। इमेजिन करो इससे कि अगर एफ नेट वाले से एफ नेट इक्वल टू सेकंड लॉ जो है ये वाले फोर्स के कोई फोर्स ही नहीं है, उसके बाद मैं इसका जीरो एक्सेलरेशन देख रहा हूं तो मैं बोलूंगा कि हाँ मेरा जो फ्रेम है मतलब मैं अच्छे ऐसे फ्रेम से देख रहा हूँ कि जहां जीरो के साथ जीरो हो रहा है, जीरो फोर्स के साथ ही एक्सेलरेशन जीरो हो रहा है। तो यस मेरा फ्रेम इनर्शियल। मान लो कि मैं एक्सेलरेट कर रहा हूँ, एक बॉडी है किसी फोर्स से किसी भी चीज से इंटरेक्ट नहीं कर रही है, मतलब कोई फोर्स ही नहीं है इसके ऊपर है और मैं एक्सेलरेट कर रहा हूँ इधर, तो मेरे रिस्पेक्ट में तो ये एक्सेलरेट कर रहा होगा ना, इधर जाएगा, इसके रिस्पेक्ट में ये इधर एक्सेलरेट कर रहा होगा। तो अभी ये इनर्शियल फ्रेम नहीं है, इसके लिए फॉर्मूला ट्रू ही नहीं हो पा रहा है। एक्सेलरेशन जीरो है बट फोर्स जीरो नहीं है, तो एक नॉन जीरो नंबर, सॉरी एक्सेलरेशन नॉन जीरो लेकिन फोर्स जीरो है। आए समझ में कि नहीं? बोलो भाई। यस सर। ठीक है तो मैं स्टेटमेंट लिख रहा हूं कि इफ ए बॉडी is not interacting with anything, then we can define a frame in which its acceleration is zero. Such a frame is called inertial frame. Such a frame is called inertial frame. आया समझ में? यस सर। And from inertial frame, वो जो आप स्टेटमेंट दिए थे ना, a body at rest will be in rest, a body in motion will be in motion unless until a force is applied to change that state. ये स्टेटमेंट देते हैं ना, ये इनर्शियल फ्रेम से स्टेटमेंट देते हैं। क्योंकि मान लो ध्यान सुनो, बोला जाता है कि बॉडी एट रेस्ट विल बी इन रेस्ट। मैं कॉन्ट्रडिक्शन दिखा रहा हूँ, गलत हो जाएगा ये। मान लो ये बॉडी है, मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, यस रेस्ट है, सही है। मैं एक्सेलरेट होने लगा अचानक से, मैं भागने लगा बाइक बैठ के, बाइक को एक्सीलेटर दबा दिया। तो अब मेरे रिस्पेक्ट में पहले मैं बैठा था, अब भी जैसे मैं बाइक को एक्सीलेटर दबा दिया, इधर एक्सेलरेट होने लगा, तो मैं बोलूंगा कि हाँ ये तो एक्सेलरेट हो रहा है इधर, है ना? तो बॉडी पर तो कोई चेंजिंग नहीं हुआ, बॉडी पर तो क्या बोला, अनलेस अंटिल अ फोर्स इज अप्लाइड टू चेंज दैट स्टेट। फोर्स तो हमने अप्लाई नहीं किया, फिर भी तो उसका स्टेट चेंज हो गया। हमने तो कोई फोर्स ही नहीं अप्लाई किया, मैं पहले खड़ा था, अचानक चलने लगा, अचानक इसका मतलब इसका मेरे फ्रेम में इसका एक्सेलरेशन हो गया, इसका स्टेट चेंज हो गया। जबकि वो स्टेटमेंट तब तक चलेगा जब तक कोई अगर ये रेस्ट में है तब तक रेस्ट में रहेगा, जब तक इस पे कोई फोर्स ना लगाए। तो हमने तो फोर्स लगाया ही नहीं, फिर भी तो एक्सेलरेट हो गया, रेस्ट में था एक्सेलरेट हो गया। मेरे फ्रेम, मैं इसके फ्रेम में बात कर रहा हूँ, अपने ग्राउंड फ्रेम में नहीं, इसके फ्रेम में, है कि नहीं? बोलो भाई। यस सर। Yes. तो हुआ क्या, इसीलिए ये वाला चीज जो स्टेटमेंट देते हैं वो स्टेटमेंट वो इनर्शियल फ्रेम से देते हैं
सो फ्रॉम इनर्शियल फ्रेम, अभी इनर्शियल फ्रेम पहले हमने डिफाइन कर दिया, अब फ्रॉम इनर्शियल फ्रेम INERTIAL, फ्रॉम इनर्शियल फ्रेम a body, with respect to inertial frame, a body at rest will be at rest। अब वो बात पूरा लिख दो, ठीक है ना, इसमें तो लिख ही सकते हो ना ये सब। तो ये आपका स्टेटमेंट, पहले आप इनर्शियल फ्रेम का डेफिनेशन दीजिए, तो आप इनर्शियल फ्रेम से वो लाइन बोल सकते हैं, ऐसे हवा में लाइन नहीं बोल सकते वो लाइन। ये फर्स्ट लॉ का स्टेटमेंट है। बोलिए भाई, समझ में आया क्या? Yes, सब sir. लोग बोलो भाई। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. कुछ Yes, सीखने sir. को- क्या फर्स्ट लॉ ऐसे जानते थे कभी? हाँ, नहीं मतलब Yes, ये sir. लाइन जानते थे, लेकिन ये क्या जानते थे कि वो लाइन जो है, ये लाइन जो हमने यहाँ पे लिखा है, ये लाइन सिर्फ इनर्शियल फ्रेम में ही ट्रू है। मैंने यहाँ एग्जांपल करके दिखाया हूँ, मैं एग्जांपल करके दिखा दिया यहाँ पे। वो लाइन जो आप बोल सकते हो वो सिर्फ इनर्शियल फ्रेम से बोल सकते हो। अब ध्यान से देखना, अर्थ इज रोटेटिंग, अ फ्रेम नोट करके लिखवा रहा हूं मैं, a frame attached is attached with earth surface, a frame attached with earth surface। अच्छा हाँ, एक चीज और बोलना भूल गया मैं, यहाँ पे यहाँ लिखवा दे रहा हूँ, a frame moving with constant velocity, a frame moving with constant velocity with respect to inertial is also inertial। a frame, एक ऐसा फ्रेम जो इनर्शियल के रिस्पेक्ट में कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहा है, वो भी इनर्शियल है ना। बट एन एक्सेलरेटिंग फ्रेम, इसको हटा देता हूँ मैं यहाँ से, एन एक्सेलरेटिंग फ्रेम with respect to inertial is नॉन इनर्शियल। आया समझ में? बोलो भाई। लेकिन अगर एक्सेलरेटिंग फ्रेम के रिस्पेक्ट में कोई फ्रेम, सॉरी इनर्शियल के फ्रेम में कोई फ्रेम एक्सेलरेट कर रहा है, तो वो इनर्शियल नहीं है, वो नॉन इनर्शियल नहीं, वो नॉन इनर्शियल है। बोलो भाई। Yes, sir. हेलो, और लोग बोलो Yes, भाई। sir. Yes, sir. बोलने की Yes, sir. Yes, sir. हाँ, नहीं समझ में आया तो भी बोलो। फ्रेम अटैच्ड विथ, a frame
attached with earth surface, जिसको हम लैब फ्रेम बोलते हैं। बार बार कई बार बुक में आता है लैब फ्रेम, लैब फ्रेम is non inertial as it rotates about its own axis plus rotating around sun। ये दोनों मोशन की वजह से लैब के फ्रेम में अगर कोई है तो वो एक नॉन इनर्शियल है। आज समझ में, मैं इसको इनर्शियल नहीं बोल रहा हूँ, मैं इसको नॉन इनर्शियल बोल रहा हूँ। बोलिए। Yes, sir. बट क्या नेक्स्ट नोट करके लिखा रहा हूं मैं। बट फॉर क्लासिकल मोशन acceleration of earth can be ignored and lap frame can be taken as inertial frame approximately। ये लाइन समझो। लेकिन क्लासिकल मोशन के लिए ना, व्हाट इज क्लासिकल मोशन? जो मोशन हमारे चारों तरफ हो रही है, जो मोशन का इस प्रॉब्लम में, इस जनरल चैप्टर में जितने मोशन का डील करेंगे, क्लासिकल फिजिक्स मतलब जो हमारे आसपास हो रही है ना। पुली, स्प्रिंग, फ्रिक्शन, ब्लॉक है जो धकेल रहा है ना, पुली है, स्प्रिंग उसको धकेल रहा है, जितना प्रॉब्लम हम इसमें करेंगे है कि नहीं, जो हमारे चारों तरफ हो रही है, उस मोशन को हम बोलेंगे क्लासिकल मोशन। कई बार इसको, इसलिए इसको कई बार क्लासिकल फिजिक्स बोलते हैं। इस चैप्टर को कई लोग आपने सुना होगा ना, क्लासिकल फिजिक्स, इसी की वजह Yes. से। तो वो अप्रोक्सीमेटली वर्ड यूज कर रहा हूं मैं यहाँ पे। अप्रोक्सीमेटली क्लासिकल मोशन के लिए हम अर्थ का जो है वो पॉइंट, एक्चुअली वो पॉइंट 1 में आता है, पॉइंट 2 के अराउंड होता है, उसको इग्नोर कर देते हैं और ये बोल सकते हैं कि अर्थ का सरफेस जो है वो एक इनर्शियल फ्रेम है, और वो भी अप्रोक्सीमेटली बोल रहे हैं उसी वजह से। बोलिए। सर ये वाला पॉइंट एक बार और समझाइए। ये वाला क्लासिकल मोशन के लिए, नीचे क्लासिकल वाला मोशन सर। का मतलब, हाँ, क्लासिकल मोशन का मतलब हो गया कि वो मोशन जो हमारे चारों तरफ हो रही है, आसपास हो रही है, उन्हीं को हम बोलते हैं क्लासिकल मोशन। तो क्लासिकल मोशन के लिए अर्थ का एक्सेलरेशन को मैं इग्नोर कर सकता हूं, क्योंकि अर्थ का एक्सेलरेशन भी आता है 0.1 0.2 मीटर बाय सेकंड स्क्वायर। और लैब फ्रेम में अर्थ के लैब फ्रेम को मैं अर्थ के फ्रेम मतलब क्लासिकल मोशन के लिए मैं इसको इनर्शियल फ्रेम ट्रीट कर सकता हूं। भाई सिंपल सी बात है,
जितना हमारे चारों तरफ मोशन हो रहा है ये क्लासिकल मोशन है। तो अर्थ पे खड़ा हुआ आदमी के क्या एक इनर्शियल ऑब्जर्वर है? नहीं। अर्थ पे खड़ा हुआ आदमी क्या इनर्शियल ऑब्जर्वर है? नहीं। लेकिन एक इनर्शियल कॉन्सेप्ट से, इनर्शियल फ्रेज से, मतलब मान लो गैलेक्सी से बाहर देखना हूं मैं, अर्थ को देख रहा हूं, तो अर्थ का एक्सेलरेशन जो आता है क्लासिकल फिजिक्स के लिए बहुत कम आता है, 0.2 मीटर बाय सेकंड स्क्वायर। तो उसको हम इग्नोर कर सकते हैं और ये बोल सकते हैं कि फॉर क्लासिकल मोशन अ फ्रेम अटैच्ड विद अर्थ सरफेस इज इनर्शियल फ्रेम। और अगर अर्थ सरफेस के रिस्पेक्ट में कोई फ्रेम कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रही है, मान लो, और ये सिर्फ क्लासिकल फिजिक्स के लिए है, फॉर क्लासिकल मोशन के लिए। अर्थ है, इस पे कोई आदमी खड़ा है, इनर्शियल है ना, या वो एक गाड़ी में बैठा हुआ है, तो ये जो है, और व्हीकल जो आ रहा है वो कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहा है, ये आदमी कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहा है, ये दोनों इनर्शियल है। बोलिए। बोलिए भाई। Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, तो क्लासिकल मोशन के लिए ये हो गया। सो एन एक्सेलरेटिंग फ्रेम, an accelerating frame with respect to inertial is non-inertial। नहीं, यहाँ पे नहीं। an accelerating frame with respect to earth surface is non-inertial। बोलो भाई, ये समझ में आया क्या? an accelerating frame with respect to inertial is a non-inertial। बोलो भाई बच्चों, इतना देर से खाली इनर्शियल नॉन इनर्शियल चल रहा है। अब आगे बढ़ते हैं, इसके बारे में फिर से बाद में आएंगे स्पीडो फोर्स में। सेकेंड लॉ, सेकेंड लॉ जिसको हम बोलते हैं क्या? लॉ ऑफ, Momentum. सॉरी लॉ ऑफ फिजिक्स नहीं यार, लॉ ऑफ फोर्स, लॉ ऑफ फोर्स। तो सेकेंड लॉ इज वैलिड या ट्रू ओनली इन inertial frame। सेकेंड लॉ इज ट्रू ओनली इन inertial frame। जो सेकेंड लॉ है वो सिर्फ inertial frame में ही ट्रू है। मेरी बात समझ में आ रही है क्या? ओनली inertial frame तो है क्या कि इसमें एक टर्म डिफाइन करना पड़ेगा। देखो सब उल्टा पड़ता है यार। सेकेंड लॉ से जाने से पहले दो टर्म डिफाइन करना पड़ेगा, वो डिफाइन कर ही देता हूँ। जैसे इनर्शिया क्या होता है,
इनर्शिया। इनर्शिया क्या होता है? इनर्शिया और इनर्शियल फ्रेम अलग चीज है, इनर्शिया अलग चीज है। इनर्शिया जैसे आप किसी भी चीज को कुछ चेंजिंग करोगे ना, तो वो उसको अपोज करता है। जैसे मान लो आप किसी को थप्पड़ मारो रोड पे चलते हुए, तो क्या करेगा वो? बाहर से मारेगा, किसी को वापस की नहीं मारेगा, और एक के बदले दो मारेगा। गांधी जी का गांधी जी का अगर वो हुआ, भगत हुआ, दूसरा गाल वापस कर देगा, वो अलग बात है। लेकिन इन जनरल लोग नहीं करते ऐसा। किसी को आप कुछ भला बुरा बोलना शुरू करो, गाली देना शुरू करो, अभी देखो अभी मैं गाली देगा, मर वो करेगा। तो आपने जो किया वो एक्शन था, उसके बदले में उसने जो किया वो क्या था? कोई कोई किसको बोलेगा? अगर मैं Reaction. जो मैं किसी को जाऊंगा रोड पे से भला बुरा बोलने, गाली देने लगूंगा, उसके बदले वो भी हमको गाली देगा, तो क्या कोई तीसरा आदमी बोल पाएगा नहीं नहीं नहीं, दोनों तो गाली दी, दोनों बराबर तो हो गया, दोनों तो एक ही चीज है? नहीं, वो जो पहले दिया उसको गलत बोलेंगे ना। Yes, sir. हाँ, Yes. तभी कर सकते। अगर आप किसी के साथ भलाई करो, मान लो आपने अपने दोस्त के साथ कुछ भलाई किया, और उसके बदले में आपके दोस्त ने आपके साथ कुछ भलाई किया, तो किसका भलाई ज्यादा माना जाएगा? कौन ज्यादा भला पर्सन माना जाएगा, पहला वाला कि दूसरा वाला? पहला वाला। पहले। पहला वाला। तो पहला उसका वाला वाला। रिएक्शन उसका वाला रिएक्शन था। तो वही चीज है, इनर्शिया। आप किसी भी चीज में कुछ भी चेंजिंग करते हो, तो उसके अकॉर्डिंगली वो आपसे रिएक्ट करता है। आपने भलाई की है, इसलिए आपको भी भलाई मिला, दोस्त ने भला किया आपके साथ। आपने मारा, इसलिए उसने मारा। यही सब चीज है। ये सिर्फ ये जो चीज है, ये सिर्फ जिन जीते चलते फिरते आदमी के लिए ट्रू नहीं है। जो जिंदा नहीं है, घर में रखा हुआ कपड़ा, पर्स, बैग, पंखा, इनके लिए भी ट्रू है। हाँ, अगर मैं ओरली करूंगा तो ट्रू नहीं है, फिजिकली करूंगा तो ये ट्रू है। ओरली मतलब मैं अगर पंखे को कुछ भला बुरा बोलना शुरू कर दूं, पंखा हमको बोलेगा? कुछ नहीं बोलेगा, है कि नहीं? हाँ, उसको मैं अगर Yes. कुछ फोर्स लगा के चेंज करूँ, तो ये रिएक्ट करता है। उसी चेंजिंग को ही, अपोजिंग को ही बोलेंगे इनर्शिया, है ना? तो मेजरमेंट ऑफ अपोजिशन, है ना? सॉरी, प्रॉपर्टी ऑफ अपोजिशन। प्रॉपर्टी ऑफ अपोजिशन when state is changed। अच्छा, स्टेट का मतलब होता है वेलोसिटी। स्टेट वर्ड का एग्जैक्टली मतलब मैं निकालूं तो व्हेन वेलोसिटी इज चेंज। ना, इनर्शिया तीन तरह का हो गया। टाइप ऑफ इनर्शिया तीन तरह का हो गया। इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन, और इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। Yes. ये तो पढ़े ही हो गए ना, छोड़ देता हूँ इसमें। Yes. और उसके बाद क्वेश्चन है, हाउ टू मेजर इनर्शिया। तो जिंदगी में से बहुत सारी चीजें जो मेजर, जो क्वांटिटी नहीं है ना? इनर्शिया इज नॉट अ क्वांटिटी टू मेजर। तो हाउ टू मेजर इनर्शिया? बोलो भाई, कोई बताया है इसका आंसर? हाँ, इनर्शिया इज नॉट ए क्वांटिटी टू, जैसे मान लो कि बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो क्वांटिटी, जो क्वांटिटी से, मान लो कि लाइट, सुख, दुख। तो बोलेगा मैं बहुत सुख हूँ आज, बहुत खुशी हूँ आज, बहुत खुश हूँ। तो अपना वैल्यू बता पाओगे? क्या वैल्यू खुश हूँ? 10 ग्राम की, 20 ग्राम, या 5 मीटर की, 2 मीटर, कितना खुश हूँ?
तो कैन यू एक्सप्रेस योर हैप्पीनेस इन मेजरमेंट? आंसर इज नो। आई एम हैप्पी, मैं बहुत खुश हूँ। उसे तो नहीं बोलोगे मैं बहुत 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 खुश हूँ, वो लगाओ बहुत बहुत, और उसको मीजर करके तो नहीं बता पाओगे ना। ये चीज छोटा है, ये चीज बड़ा है, ये बहुत छोटा है यार। इसको कैसे मेजर करेंगे छोटा बड़ा? बाय मेजरिंग लेंथ, है ना। कोई भी चीज छोटा बड़ा उसका लेंथ मेजर करके बता दो, अपने आप पता चल जाएगा। ए कल मान लो दो चीज बोल रहे हैं, ए और बी दो चीज है, मैं ए बहुत छोटा है, ए छोटा है, तो ये बोलने के बजाय ए का लेंथ बता दो, आदमी अपने आप समझ जाएगा कौन छोटा है कौन बड़ा है ना। दो चीजें हल्की है भारी है, तो हल्का होना भारी होना ये कोई क्वांटिटी नहीं है। हाँ, ये तो मेजर कर सकते हैं बाय मेजरिंग मास, है ना, वही से चीज। तो हाउ डू इनर्शिया, एक लाइन में इसका जवाब है मास इज द मेजरमेंट ऑफ इनर्शिया। मास इज द MEAS UREMENT, मास इज द मेजरमेंट ऑफ इनर्शिया। बोलो बच्चों, समझ में आया कि नहीं आया? उसके बाद है एक छोटा सा क्वांटिटी, एक छोटा सा क्वेश्चन है। जैसे मान लो ये भी क्वेश्चन ही था, एक शीशे का ग्लास है ना, शीशे का ग्लास है। अगर मैं इसमें एक बॉल से फेंक के मारता हूँ, बॉल से फेंक के मारता हूँ ये ग्लास, तो इसमें ऐसे बनेगा, क्रिकेट की बॉल गई ऐसे ऐसे वैसे कुछ बना शेप। इसको हटा देता हूँ, ऐसे करता हूँ, ऐसे जाएगी कि नहीं? यस सर। ऐसे निकलेगी बॉल। तो ये बॉल स्फेरिकल थी ना, मतलब उसका प्रोजेक्शन सर्कल था, ऐसे क्यों बना? वही इस ग्लास में, इसी ग्लास में अगर आप एक बुलेट से मारो, बुलेट बहुत तेज ऐसे आई और एक शार्प होल बनाती हुई निकल जाएगी, सही है कि नहीं बोलो? ऐसा क्यों? बुलेट से मारा पूरा शार्प होल बना, जबकि बॉल से मारा तो ऐसे जिगजैग वाला क्रैक बना पूरा, क्यों? क्योंकि बॉल में इनर्शिया ज्यादा रहेगा मास की वजह से, और बुलेट में कम। नहीं, ज्यादा और कम का बात ही नहीं है। इनर्शिया ज्यादा, छोटी सी बॉल मारो तब भी ऐसे हो जाएगा। सर बॉल ज्यादा देर तक उसके संग कांटेक्ट में रहेगा, जिसके लिए उसका ज्यादा टूटेगा, और वो बहुत कम समय के लिए रहेगी, इसलिए इनर्शिया ट्रांसफरिंग का कॉन्सेप्ट है यहाँ पे, इनर्शिया भी ट्रांसफर होता है, इनर्शिया भी अब ट्रांसफर होता है। जब मान लो जब ये बॉल आया तो वो अपने रास्ते में आने वाले मॉलिक्यूल को हटा रहा था ना, लेकिन इसका स्पीड इतना सफिशिएंटली कम था कि जो मॉलिक्यूल उसके बगल वाले मॉलिक्यूल में जो बॉन्ड बनाए थे, उसके बगल में जो बॉन्ड बनाए थे, उसके बगल में जो बॉन्ड बनाए थे, इतने सारे मॉलिक्यूल बॉन्डेड थे ना, तो उनको ट्रांसफर करने का सफिशिएंट टाइम था यहाँ पे, तो वो उनको भी साथ में ले गया, जहां तक ट्रांसफर हो पाया वहां तक मॉलिक्यूल। तो ये एक इस तरह रैंडम शेप में अलग अलग डायरेक्शन में अलग अलग तक वो इफेक्ट पहुंचा। तो यहाँ पर सफिशिएंट टाइम था इनर्शिया ट्रांसफर होने का, इनर्शिया भी ट्रांसफर होता है, यहाँ से वहां ट्रांसफर हो सकता है, इनर्शिया ट्रांसफर का टाइम मिला। इसमें इनर्शिया ट्रांसफर का टाइम नहीं मिला, बहुत तेज से बुलेट आई, जब तक यहाँ वाले ये वाले मॉलिक्यूल इसको ले जाए, इसको निकाल ले गया, खट से निकाल उठा ले गया, ये बुलेट उठा ले गया, तो यहाँ पे एक शार्प होल बन गया। टाइम molecule did not get time to transfer inertia here in this case, but it got the sufficient time to transfer inertia। आया समझ में कि नहीं? यस सर। एक और है क्वेश्चन है छोटा सा, दो आइडेंटिकल स्ट्रिंग है, एकदम आइडेंटिकल है, ए और बी,
बोथ आर आइडेंटिकल। अगर मैं ए बी को पुल करूंगा, हु विल ब्रेक? हु विल ब्रेक इफ बी इज पुट डाउन? कौन ब्रेक करेगा? बताओ तो। सर अरे ए ए ब्रेक करेगा। और Yes, sir. E. सबको लग रहा है ए ब्रेक करेगा। ये डिपेंड Yes, sir. करता है कि आप तो इसको मास पुल डिपेंड कैसे करेगा। कर, ये डिपेंड करता है कि आप इसको पुल कैसे कर रहे हो। ध्यान से सुनना। तो यहाँ पर ए भी ब्रेक कर सकता है, बी भी ब्रेक कर सकता है। तो ए कब ब्रेक करेगा? अगर आप इसको धीरे धीरे पुल कर रहे हो, धीरे धीरे पुल करो, देन ए। और आप इसको सडनली पुल करो, बी पुल, बी तो बी टूट जाएगा। जब क्यों ऐसा यस क्यों? जब इसको खींच रहे हो, मतलब धीरे धीरे खींच रहे हो और एफ फोर्स लगा रहे हो, तो इसमें टेंशन बढ़ता जा रहा है, इसमें बढ़ता जा रहा है, क्योंकि इसमें टेंशन हमेशा एफ है, जबकि इसमें एफ प्लस एम जी है। एम जी जो इसका फोर्स है। तो अगर धीरे धीरे कर रहे हो, जहां पर ट्रांसफर होने का सफिशिएंट टाइम मिला, इसका इसका टेंशन इसमें ट्रांसफर हो जाए वाया दिस, उस केस में ऑफ कोर्स ए टूटेगा, क्योंकि ए में टेंशन हमेशा बी से ज्यादा है कि नहीं? लेकिन अगर मैं इसको पुल करूंगा, सडनली पुल करूंगा, छठी से पुल करूंगा मैं इसको, तो इससे पहले कि इसमें टेंशन एफ प्लस एम जी हो, ये टूट गया। क्या बात समझ में आया कि नहीं आया? Yes, sir. सर हाँ, सर उस ब्लॉक के सर मास पर डिपेंड करेगा। नहीं, मतलब शुरू में तो ऐसे मान लो कि इतने स्ट्रांग है कि लटके हुए हैं। ऐसा नहीं कि अगर मान लो इसका, मान लो 500 किलो का और इसका 100 किलो को संभालने का ताकत नहीं मिला, तो ये टूट जाएगा, है ना? सर शुरू में से लटके हुए हैं, वो बात कर रहा हूँ। तो इफ पुल्ड suddenly, then B if pulled slowly, then A will break. बोलो भाई। Yes, sir. एक मिनट बस।
बोलो भाई, ठीक है ना? यस सर। हाँ, और डिफाइन कर दें। फिर फोर्स क्या होता है? फोर्स होता है, इट इज ए पुल और पुश दैट changes or try to change velocity of a body, है कि नहीं? या तो वो चेंज करता है या चेंज करने की कोशिश करता है ना, विच ब्रिंग्स एक्सेलरेशन, ये भी बोल सकते हो। सही है ना? फोर्स इज फ्रेम डिपेंडेंट फोर्स इज फ्रेम इंडिपेंडेंट, यार सॉरी, फ्रेम इंडिपेंडेंट। फोर्स फ्रेम पर डिपेंड नहीं करता है। बोलो। हाँ, और फोर्स एक और चीज है, फॉर ईच फोर्स देयर must be a source. What I mean? Without force, without source, there is no force. Without source, सर ये समझ में नहीं आया, समझा दीजिए। कौन वाला? सर ये लास्ट वाला लाइन जो लिखे हैं, और इस फोर्स देयर मस्ट बी फोर्स। सिंपल सी बात है, अगर कहीं फोर्स लग रहा है, किसी पर फोर्स लग रहा है, तो उसका कोई सोर्स होगा। भाई कौन लगा रहा है, उसका जवाब पूछना। अगर कहीं से डायग्राम ड्रॉ का होगा, ये फोर्स है, मैं इस पे ये फोर्स दिखाया हूं, तो ये कौन लगा रहा है ना? या तो मान लो क्वेश्चन में एक होता है कि भाई क्वेश्चन में दिखा दिया 10 न्यूटन फोर्स इज एक्टिंग ऑन अ बॉडी इन दिस डायरेक्शन, तो वो 10 न्यूटन प्रॉब्लम में बोल दिया, उसका सोर्स ढूंढने की जरूरत नहीं है आपको, समझ गया वो सर। कोई लगा रहा होगा। हाँ, एक तो है क्वेश्चन में ये खुद ही तो बोल दिया समझ कि भाई 10 न्यूटन है, 20 न्यूटन, लेकिन अगर जो नहीं दिखा रहा उसके बाद भी फोर्स लग रहा है ना, ए बॉडी केप्ट ऑन द फ्लोर, 10 न्यूटन इज फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी केप्ट ऑन द फ्लोर। हाउ मेनी फोर्स आर एक्टिंग ऑन द बॉडी? ए बॉडी इज केप्ट ऑन द फ्लोर एट रेस्ट, हाउ मेनी फोर्स आर एक्टिंग ऑन द बॉडी? एक फ्लोर लगा रहा है, एक लगा रही है ना? तो एक सोर्स हो ना, कौन लगा रहा है, ये होना चाहिए ना, वो सोर्स है। हवा देखो, देखो फिजिक्स जो है भूत चुड़ैल में तो बिलीव नहीं करता ना, कैसे रखा हुआ अचानक से फोर्स लगने लगा, देखो देखो फोर्स है। भूत चुड़ैल में बिलीव नहीं करता फिजिक्स, भूत चुड़ैल में कि रखा हुआ कप अचानक से ऊपर उड़ गया, हवा में से तैरने लगा, सर्कुलर मोशन करने लगा, कोई फोर्स ही नहीं। कौन कौन कर रहा है इसको? कप आपका सामने रखा हुआ है, अचानक से उठा, हवा में उठा और सर्कुलर मोशन करने लगा, तो क्या बोलोगे? ये यूजुअल है क्या, ये नॉर्मल है? नो सर। सर उसको सर्कुलर मोशन कौन करा रहा है? कोई आदमी पकड़ के, कोई आदमी अगर आया हवा में, हाथ हवा में कप को उठाया और सर्कुलर मोशन करने लगे, तो समझ में आ रहा है भाई ये तो आदमी कर रहा है। अपने से कप उठ गया और हवा में सर्कुलर मोशन करने लगा, वही हो गया, क्योंकि वहां पे सोर्स है ना, वहां दिख रहा है आपको, ये आदमी हाथ में खींच के उसको उठाया है, फोर्स लगाया, उसको उठाया, सर्कुलर मोशन करा रहा है, फोर्स दे रहा है, एक्सेलरेशन दे रहा है। जस्ट एक मिनट।
अभी समझ में आया कि नहीं? अभी नहीं आया? सर आ गया। आ गया सर। Without source there is no force. सर पहले वाला एक बार रीजन दे दीजिए, फोर्स एक्सपेरिमेंट करेंगे। सर आपका माइक में। सर माइक हाँ हाँ, चलिए ये हो गया। और उसके बाद और क्या बोलना था? ये वाला चीज समझ में आया ना कि फोर्स फ्रेम पर डिपेंड नहीं करता है। सर यही समझ फोर्स यस सर सर। ये बता दीजिए। समझ में आता तब ठीक। और एक है मोमेंटम। मोमेंटम क्या होता है भाई, कोई बताएगा क्या? द क्वांटिटी ऑफ मोशन। क्वांटिटी ऑफ मोशन, एग्जैक्टली। क्वांटिटी ऑफ मोशन, मोशन ये बताता है कोई चीज मूव कर रहा है, उसका मोशन में कितना अमाउंट ऑफ मोशन है, उसी का मेजरमेंट है ये, है ना? तो मतलब वो जो आपको हिट करेगा तो कितना हर्ट करेगा, वो डिपेंड करता है उसके अंदर मोशन कितना है कि नहीं? वो दो बॉडी है, इमेजिन कर लो, दोनों का मास सेम रखो, मास सेम है, और एक ज्यादा वेलोसिटी से, एक 10 मीटर पर सेकंड से चल रहा है, एक 2 मीटर पर सेकंड से चल रहा है। ये जब आपको हिट करेगा तो कौन सा हर्ट करेगा आपको? दोनों का मास सेम है, सर 10 मीटर वाला। 10 मीटर वाला, यानी कि ज्यादा वेलोसिटी होने से ज्यादा हर्ट करेगा। तो क्या सिर्फ यही डिसाइड कर रहा है क्या? अगर फिर मान लो एक 2 किलो का बॉडी, एक 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 दोनों 2 मीटर बाय सेकंड से जा रहा है, एक का 10 किलो है, एक का 2 किलो है, या एक का 4 किलो है, अभी कौन हर्ट करेगा ज्यादा? अच्छा 10 किलो। 10 किलो वाला। इसका मतलब अकेले वेलोसिटी डिसाइड करता तो दोनों सेम हर्ट कर रहे होते। अगर सिर्फ Yes. वेलोसिटी मिलकर डिसाइड करता तो दोनों सेम हर्ट कर रहे होते। इसका मतलब सिर्फ अकेले वेलोसिटी डिसाइड नहीं करता है, ये मास भी डिसाइड करता है। मेरी बात समझ में आई कि नहीं? Yes, sir. तो यस सर समझ। मास, मैथमेटिकली हम इसको बोलते हैं मास इनटू वेलोसिटी इज द अमाउंट ऑफ मोशन। इसको मोमेंटम बोलेंगे। मोमेंटम यानी ये वेक्टर है, p इक्वल टू m टाइम्स v वेक्टर। तो मास इज ऑलवेज पॉजिटिव, तो मोमेंटम के अलोंग यूनिट वेक्टर और वेलोसिटी के अलोंग यूनिट वेक्टर हमेशा सेम होगा। मतलब मोमेंटम का डायरेक्शन और वेलोसिटी का डायरेक्शन हमेशा सेम होगा। ये कैप लगाया याद है ना? कैप क्या होता है? यूनिट वेक्टर। और यूनिट वेक्टर किस लिए होता है? सिर्फ डायरेक्शन के लिए होता है। वी कैप पी कैप इक्वल होगा। वहां मत सोचना कि सर यहाँ पे मास कहाँ है। आया समझ में कि नहीं? Yes, sir. यस सर। ये मत सोचना कि सर यहाँ पे मास, आपने मास क्यों गायब कर दिया? ये यूनिट वेक्टर है और इसका भी यूनिटलेस है, ये भी यूनिटलेस है। बस ये डायरेक्शन दिखा रहा है कि पी मोमेंटम के अलोंग यूनिट वेक्टर और ये वेलोसिटी के अलोंग यूनिट वेक्टर दोनों सेम होगा। सिर्फ डायरेक्शन बता रहा है बस, और कुछ नहीं। उसके बाद मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी में रिलेशन नोट करके यहाँ पे लिखवा दे रहा हूँ। K इज इक्वल टू पी स्क्वायर बाय 2m। ऑल्दो ये बाद में आएगा काइनेटिक एनर्जी में, और हाफ पीवी, है ना?
ये हाफ mv स्क्वायर। ये है ना काइनेटिक एनर्जी और मोमेंट में रिलेशन। यस सर। Yes, sir. Yes. और टर्न आ रहा हूँ अभी, सेकंड पहले लॉ बोल देता हूँ अभी। Sir, force is frame Sir. independent. ये क्या सर force उसी में frame? डाउट हो रहा है, फोर्स अच्छा, फ्रेम ये वाली इंडिपेंडेंट ये? कैसे है सर? सर यहाँ पे मास इनटू एक्सेलरेशन है, तो सर मास तो समझ में आया, एक्सेलरेशन फ्रेम इंडिपेंडेंट नहीं है। मास फ्रेम तो ये डिपेंड नहीं करता, मास इज फ्रेम इंडिपेंडेंट। सर एक्सेलरेशन तो डिपेंड करता है ना, हाँ, एक्सेलरेशन फ्रेम डिपेंडेंट, सही है। तो फोर्स कैसे फ्रेम इंडिपेंडेंट है ये बता। तो क्योंकि देखो, मान लो एक ऐसे बोल लो, मैं पहले रफ में समझाता हूँ, फिर मैं समझ में आ गया तुम लोग कहाँ सोच रहे हो, मुझे दिमाग में समझ में आ गया। पहले ये सोचो, मान लो किसी चीज को मैं धक्का दे रहा हूँ, ठीक है ना, तो खींच के रखा हूँ Yes, किसी sir. चीज को मैं, तो कुछ फोर्स मैं उस पर लगाया हूँ कि नहीं? कोई खड़ा हुआ आदमी देखिएगा और एक चलता हुआ आदमी देखिएगा, तो क्या वो ज्यादा वो दिखा देगा? क्या नाम है उसके लिए? क्या मैं और ज्यादा ज्यादा तेज से खींचा हुआ हूँ या ज्यादा ज्यादा धक्का रहा हूँ, वो ये महसूस sir. करेगा? No, sir. इसको मैं पहले ऐसे समझा रहा हूँ, समझो, मैं रफ वे में समझा रहा हूँ कि मैं किसी भी चीज को उठाया हूँ, जब लो ऐसे सोचो और इमेजिन करो कि एक आदमी है कि वो सिर्फ मैक्सिमम 20 किलो का वजन उठा सकता है। मैं खड़ा होकर देख रहा हूँ, एक आदमी 20 किलो का वजन उठा सकता है, इसका मतलब उसके पास अगर जी का वैल्यू 10 पकड़ता हूँ तो इसका मतलब वो मैक्सिमम 200 न्यूटन का फोर्स लगा सकता है, यही ना? तभी तो वो 20 किलो का वजन उठा सकता है। मैं जी 10 पकड़ लिया मैंने, Yes, sir. है ना? यस सर। तो उसको मैं अगर चलती हुई ट्रेन से देखूंगा तो क्या 21 किलो का वजन उठा सकता हूँ? उसी जो आदमी को देख रहा हूँ, अगर मैं चलती हुई ट्रेन से देखूंगा तो क्या वो 21 किलो का वजन उठा सकता है No sir. या 90 किलो का उठा सकता है? क्या मैं चलते हुए उसी को देख रहा हूँ, No, sir. क्या उसकी एबिलिटी बढ़ जाएगी घट जाएगी? No, sir. नहीं ना, यही वजह है कि फ्रेम पर डिपेंड करता है। अब समझो। मास इनटू एक्सेलरेशन से कैसे? हाँ, मैं आ रहा हूँ, मैं सवाल पे आ रहा हूँ। मास इनटू एक्सेलरेशन से समझ गया? ये जो लाइन बोल रहे हो कि मास इनटू एक्सेलरेशन से, तो फोर्स जो है, अगर एक्सेलरेशन मास तो फ्रेम पर डिपेंड नहीं करता, दिक्कत Yes, अगर मैं चेंज करता हूँ, मान लो पहले मैं ग्राउंड फ्रेम में हूँ, तो मैं देख रहा हूँ, चलो ये लगा रहा हूँ, मैं एक एक्सेलरेटिंग फ्रेम में चला गया तो मेरा एक्सेलरेशन चेंज हो गया। मैं यहाँ से एक बॉडी पर देख रहा था कि वो 10 किलो का फोर्स लगा रहा है, 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा है ऐसे, ये वाला आदमी देख रहा था ऐसे, ठीक है? एक एक्सेलरेटिंग फ्रेम में चला गया, यानी एक्सेलरेशन चेंज हो गया इसके रिस्पेक्ट में, तो ये अभी भी 10 न्यूटन ही देखेगा। लेकिन एग्जैक्टली है क्या कि अगर ये नॉन इनर्शियल ऑब्जर्वर है, इसके लिए एक्सेलरेशन चेंज हो गया, तो इसके लिए न्यूटन्स लॉ वैलिड ही नहीं है। मतलब नॉन इनर्शियल फ्रेम में न्यूटन्स का लॉ वैलिड ही नहीं है। हमने कहीं लिखा है NLM is not in a non-inertial frame, लिखा कि नहीं लिखा है? नहीं लिखा है अभी तो, एक्चुअली यहाँ पे NLM पढ़ाया ही नहीं तो। सर लिखे हैं इट इज वैलिड ओनली इन एक्सेल फ्रेम। अच्छा, हाँ, यहाँ लिखा हूँ मैं। फर्स्ट लॉ तो इनर्शियल फ्रेम का डेफिनेशन देता है, यहाँ पे लिखा भी। सेकंड लॉ इज वैलिड ओनली इनर्शियल फ्रेम। नॉन अगर एक ग्राउंड फ्रेम से यानी इनर्शियल फ्रेम से अगर नॉन इनर्शियल फ्रेम में चले गए, यानी एक्सेलरेशन चेंज हो गया, तो वहां पे NLM लगा ही नहीं सकती। कैसे लगाना होगा वो मैं आऊंगा। स्यूडो फोर्स का कॉन्सेप्ट यहीं से आता है ना? ऑब्जर्वर है वो न्यूटन्स लॉ लिख ही नहीं सकता। अगर उसको लिखना है तो पहले उसको एक फिक्टिटियस फोर्स का, यही जिसको हम स्यूडो फोर्स बोलते हैं, एक फॉल्स फोर्स का, एक झूठ मूठ का फोर्स, एक ऐसा फोर्स जिसका कोई सोर्स ही नहीं है। क्योंकि अभी हमने लिखा फॉर इच फोर्स देयर मस्ट बी अ सोर्स, बट फॉर द स्यूडो फोर्स देयर इज नो सोर्स।
क्योंकि वो कोई फोर्स है ही नहीं। वो नॉन इनर्शियल ऑब्जर्वर जो है, नॉन इनर्शियल ऑब्जर्वर न्यूटन्स लॉ लिखने के लिए एक फॉल्स फोर्स का, फॉल्स चीज का अजम्पशन करता है, तभी वो न्यूटन्स लॉ लिख सकता है, नहीं तो वो नहीं लिख सकता। मेरी बात समझ में आई कि नहीं? तो आप जो बोल सोच रहे हो कि सर राइट, फिर ये इक्वेशन कैसे वैलिड हुआ, बोल तो सोचे ना कि अगर फ्रेम एक्सेलरेशन चेंज होता है तो ये चेंज नहीं होगा, ये चेंज होगा तो ये इक्वेशन कैसे चेंज होगा? तो हम तो बोलते रहे नहीं, नॉन इक्वल फ्रेम में तो वो ट्रू ही नहीं है। हम तो बोल रहे हैं कि नॉन इक्वल हो जाएगा, तभी तो ये तो कॉन्सेप्ट आ रहा है कि नॉन इनर्शियल फ्रेम में आप ऐसे, फिर आपका एक्सेलरेशन चेंज हो गया, ये चेंज हो गया, तो आप देखोगे उसमें एक नॉन जीरो नंबर जीरो के इक्वल आ जाएगा। यानी उस नॉन इनर्शियल वो तो कभी सही नहीं हो सकता। एक नॉन जीरो नंबर जीरो के इक्वल कभी हो ही नहीं सकता, यानी 10 इक्वल टू 0 ऐसा कुछ आ जाएगा। ये तो सही हो ही नहीं सकता। वो क्यों? क्योंकि नॉन इनर्शियल फ्रेम में न्यूटन्स लॉ वैलिड ही नहीं है। अब वो कैसे है वो बाद में बताएंगे अभी हम। अभी हम सिर्फ इनर्शियल फ्रेम की बात कर रहे हैं। मेरी बात समझ में आई कि नहीं? Yes, sir. हाँ। So second law is valid only inertial frame. तो ये है क्या कि from inertial frame the net force on a body is a change of momentum. पूरा 1.25 घंटा से ज्यादा लग गया सिर्फ फर्स्ट लॉ को समझाने में। कोई स्कूल के टीचर लोग 2 मिनट भी नहीं देते फर्स्ट लॉ को, यस सर। है ना? इनर्शियल सर नहीं बताते हैं। वो लोग खुद ही कंफ्यूज रहते हैं। Yes, आप sir. जाके पूछना, मतलब कभी स्कूल में टीचर बोले ना तो पूछना कि सर ये कैसे पता है इसका एक्सेलरेशन 0 है, मतलब पकड़ेंगे कैसे? और ये सब चीज लोकल बुक में भी नहीं मिलेगा। ऐसी और में थोड़ा बहुत हल्का सा बोल के छोड़ दिया उन्होंने, वो आदमी ध्यान से पढ़ेगा तो ही समझ में आएगा, तो नहीं समझ में आएगा। बाकी अच्छे बुक में लिखता है सब, अच्छे राइटर लोग लिखता है। हाँ, रेस्निक हेल्डे वॉकर पढ़ो, फंडामेंटल्स ऑफ फिजिक्स, सुने बुक का नाम? ट्रेन पढ़ो, Yes, sir. यूनिवर्सिटी फिजिक्स पढ़ो, यूनिवर्सिटी फिजिक्स पढ़ो, उसमें सब बातें लिखा हुआ मिलेगा। शायद देखना, पता नहीं आकाश के मटेरियल में लिखा हुआ कि नहीं। चलो तो हम फिर इसके आगे बताएंगे, इसमें और भी बातें बताना है ना? हम कल जो है एक्स्ट्रा क्लास लेंगे।